तो हेलो गाइस। मैं गितेश यादव आपके सामने फिर से प्रेजेंट हूँ। और ये मेरा जो लेक्चर है, ये मेरा लेक्चर चौथा है। और इसके पहले मैं अ, दो लेक में 3 लेक्चर डाल चुका हूँ। और जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उसमें मैंने जो हमारे सिलेबस का पहला पार्ट होता है, इशू ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, उसको कवर किया है। एक लेक्चर में बेसिक चीज़ें कवर करी हैं, जिसमें कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, कैसे ये होता है। फिर एग्रीकल्चर के फेजेस हमने 4 डिस्कस कर चुके हैं कि एग्रीकल्चर के कितने टोटल 4 फेजेस में क्या-क्या डेवलपमेंट हमने देखे हैं, है ना? इसी प्रकार से हमने इंडस्ट्री के भी 4 फेजेस देखे हैं कि क्या-क्या हुए हैं। फिर एक लेक्चर मैंने अलग से ये बनाया था कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ के सेक्टर में 2014 के बाद से कौन-कौन सी मेजर स्कीम्स और मेजर स्कीम, प्लान्स और फंड वगैरह जो है भारत सरकार ने लेकर आई है डेवलपमेंट के लिए। तो ये मेरा, जैसा कि आप देख सकते हैं, कि चौथा लेक्चर है। और इस लेक्चर में मैं, जो स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा, इसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजीज़, है ना? जैसे इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होती है, डोमेस्टिक और नेशनल प्रोडक्ट क्या होते हैं, रेसिडेंस, नॉमिनल रियल जीडीपी, जीडीपी डिफरेंटर और सीपीआई वर्सेस डब्ल्यूपी। सीपीआई वर्सेस डब्ल्यूपीआई में अभी हल्का सी डिस्कशन है। फिर इसी से जुड़ा एक और टॉपिक आता है इन्फ्लेशन, जिसको मैं बाद में, मतलब इसी अपने इकोनॉमिक्स की चीज़ में कवर करेंगे, जिसमें टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो इस लेक्चर की जो शुरुआत है, हम ये इकोनॉमिक टेरिटरी के मीनिंग से करेंगे और फिर धीरे-धीरे अपने लेक्चर को और आगे बढ़ाएँगे, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। आप नेशनल इनकम की जब डेफिनेशन देखेंगे, तो उसमें ये आता है कि इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री इन ए फाइनेंशियल ईयर। अब नेशनल इनकम में मैं, आपने देखा है कि मैंने यूज़ क्या किया है, बाय द रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री, ठीक है? रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री। तो हमने देखा है कि रेसिडेंट को भी अगली स्लाइड में देखेंगे। वहीं जब आप जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, तो इसी की डेफिनेशन में, जो बाय द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री है ना, इसी की डेफिनेशन में वर्ड आ जाता है इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने इकोनॉमिक टेरिटरी वर्ड को रखा हुआ है। अब इकोनॉमिक के टर्म में डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी को लगभग एक ही माना जाता है, और जो अलग माना जाता है वो होता है जियोग्राफिकल टेरिटरी। जियोग्राफिकल टेरिटरी, जैसे कि मान लीजिए ये कोई देश है, तो इसका ये पॉइंट ए से शुरू होता है और बी पे खत्म होता है, ठीक है? और ये अलग-अलग इसके पोर्शन है, तो इसके अंदर जितना भी चीज़ें आती हैं, ये उसकी जियोग्राफिकल टेरिटरी होती है, ठीक है? वहीं अगर हम इकोनॉमिक टेरिटरी की अगर बात करें, यानी कि आर्थिक क्षेत्र की अगर बात करें, तो इसमें, अब जैसे कोई कंट्री है, तो इस कंट्री के अंदर कोई विदेशी लोग भी होंगे, है ना? जैसे हमारे यहाँ के लोग अमेरिका में जाके, कनाडा में जाके अलग-अलग उद्यम करते हैं, नौकरी करते हैं, है ना? जैसे सुंदर पिचई है ना? और तो ये लोगों को सैलरी मिलती होगी, ठीक है? अब इन लोगों को, जब, हालाँकि वो अभी अमेरिका के सिटीज़नशिप है उन लोगों के पास। अ, तो मतलब ये है कि जो इंडिया, जैसे इंडिया के संदर्भ में बात करें हम, तो इंडिया के जो सिटीज़न हैं, ठीक है? इंडिया के सिटीज़न हैं, जैसे कि एनआरआई हो गए, है ना? नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये लोग क्या है कि बाहर जाके काम कर रहे होते हैं। अब इन लोगों को कुछ ना कुछ इनकम मिल रही होती है, सैलरी मिल रही होती है। तो जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, तब इनकी इनकम को हम हमारी उसमें ऐड करते हैं। और जो भारत में रह कर के जो विदेशी हैं, जैसे कइयों हैं, आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, मगर कइयों विदेशी हैं, जैसे नागालैंड हो गया, युगांडा हो गया, केन्या हो गया, कुछ मिडल ईस्ट से हमारे यहाँ कभी-कभी वर्कर्स आते हैं। तो ये लोग आकर के हमारे यहाँ काम करके पैसा कमाते हैं। नेपाल से आते हैं, भूटान से आते हैं, श्रीलंका से भी आते हैं साउथ में। तो ये लोग हमारे यहाँ आके काम करते हैं, और फिर ये जो पैसा कमाते हैं, उसको हम हमारे कैलकुलेशन से माइनस करते हैं, ठीक है? तो इससे ये जो रहता है, ये इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट है, ठीक है? फिर आगे हम देखते हैं कि जैसे शिप है, ठीक है? कोई सा शिप है, समंदर में जा रहा है, और वो इंडिया का शिप है, तो वो इंडिया के इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट है। कोई कोई कंट्री है, उसमें एम्बेसी है, तो एम्बेसी का जितना भी एरिया होता है, जैसे हमारे इंडिया का एम्बेसी, वो इंडिया का एम्बेसी यूएसए में है, चाइना का एम्बेसी, चाइना के इसमें हमारी एम्बेसी है, तो एम्बेसी जितनी भी एरिया में हमारी फैली रहती है ना? एम्बेसी का ऑफिस जितने भी एरिया में फैला रहता है, वो सब हमारे कंट्री का पार्ट है।
इसी तरीके से जो इंडिया के क्षेत्र में जो दूसरे कंट्रीज़ की एम्बेसी है, जैसे यूएसए की एम्बेसी है हमारे यहाँ, चाइना की एम्बेसी है, तो ये जो एम्बेसीज़ हैं, इसके हमारे यहाँ जो एम्बेसीज़ का एरिया रहेगा ना, वो हमारे पार्ट में ना गिन करके यूएसए के पार्ट में गिना जाता है। तो ये होता है इकोनॉमिक टेरिटरी, यानी कि क्या होता है, एक जियोग्राफिकल टेरिटरी होती है जो कि सरकार द्वारा प्रशासित होता है, जिसमें लोग, माल और पूंजी का प्रवाह बना रहता है। यह एक सरकार द्वारा प्रशासित भौगोलिक क्षेत्र है जिसके भीतर व्यक्ति, माल और पूंजी स्वतंत्र रूप से प्रसारित होती है। ठीक है, आर्थिक क्षेत्र के दायरे को कवर कौन-कौन करता है? तो प्रादेशिक जल, जैसे कि हम पढ़ते ही हैं कि है ना, क्या बोलते, ये जैसे भारत है, तो भारत के एरिया में ये कितना-कितना एरिया आएगा पानी का। तो अलग-अलग नॉटिकल्स माइल्स माइल्स में रहते हैं। एक 12 नॉटिकल माइल बनता है, एक 24 बनता है, और जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन है वो कहाँ तक रहता है? वो लगभग हमारे 200 नॉटिकल माइल्स के आसपास रहता है। अब वो एग्ज़ैक्ट मेरे को पता नहीं है अभी कितना है, मगर 200 के आसपास वो रहता है। तो इसमें इसमें हमारे ये 24 तक हमारा जो रहता है, 24 तक उस देश का आधिपत्य रहता है। मतलब 24 के तक में जो कुछ भी मिलेगा, अ, 24 तक में जित कुछ भी मिलेगा वो उस कंट्री के अंडर में आता है, ठीक है? ऐसे ही विदेशों में जो स्थित दूतावास है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एम्बेसी जो मैंने आपको अभी हाल बताई, वाणिज्यिक दूतावास हो गया, सैन्य ठिकाने हो गए, है ना? जैसे चाइना अभी जो है सोमालिया वगैरह में अपने मिलिट्री बेस बना रहा है, अमेरिका के तो हैं ही बहुत सारी जगह मिलिट्री बेस उसके। तो ये सारी बेस जो रहते हैं, ये भी उसी जिस जिस कंट्री का ये बेस रहता है, उसी कंट्री का वो इकोनॉमिक जगह माना जाता है, ठीक है? फिर कौन-कौन से और हैं दूसरे सैन्य ठिकाने आदि, लेकिन राजनीतिक सीमाओं के भीतर स्थित लोगों को छोड़कर। अब राजनीतिक सीमाओं का मतलब ये है, मतलब ये विदेशी क्षेत्रों के संदर्भ में बात हो रही है। जैसे ये यूएसए है, इस यूएसए में मान लो कि ये एक इंडिया का सैन्य ठिकाना हो गया, ये दूतावास हो गया, और ये हमारा कोई रिसर्च सेंटर हो गया। तो इन तीनों को छोड़ करके कौन-कौन सा एरिया बच रहा है, ठीक है? इन तीनों को अगर हम देख लें, तो इन तीनों को छोड़कर ये वाला जो एरिया बच रहा है, ये पूरा का पूरा यूएसए का पार्ट हो गया। तो ये वही लिखा हुआ है, राजनैतिक सीमाओं के भीतर स्थित लोगों को छोड़कर। फिर दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है 2 या 2 से अधिक देशों के बीच निवासियों द्वारा संचालित जहाज या वायुयान, ठीक है? जैसा कि अभी हमने बताया ही था, यहाँ पे मैंने एक छोटा-सा टाइटैनिक टाइप का जहाज बनाने की कोशिश करी थी। तो ये जहाज पे अगर जैसे किसी भी इंडिया का है, अगर जैसे इंडिया का है, या फिर यूएसए का झंडा लहरा रहा है, या फिर चाइना का झंडा लहरा रहा है, तो वो उस कंट्री की इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर आता है, ठीक है? फिर दूसरा क्या है? मछली पकड़ने का ये पोर्शन आ गया इसमें, है ना? फिश व्हील्स आ गया, नेचुरल गैस रिच आ गया, ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट इन इंटरनेशनल वाटर, और ए और एरिया ओवर व्हिच द कंट्री एन्जॉय द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। अगर किसी कंट्री को कुछ अलग से अधिकार दिए गए हैं, तो वो उस कंट्री के अंडर में आता है। जैसे कि अगर हम अब जैसे अगर आप यूरोप का मैप देखोगे ना, तो ये हमारा नॉर्थ सी हो जाता है, ठीक है? यहाँ पे ये हमारा जर्मनी, पोलैंड वगैरह आ जाता है। इधर पे एक छोटा-सा डेनमार्क है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे एक ओशियन है हमारा, और ये हमारा अटलांटिक ओशियन है, और ये जो है ये ग्रीनलैंड है, और डेनमार्क यहाँ पर है ना? मगर ये जो ग्रीनलैंड है ये किसके अंडर में है? डेनमार्क के अंडर में है। तो ये वही है, द कंट्री एन्जॉय एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, क्योंकि ये किसके अधीन के अंदर है? ये डेनमार्क के अधीन है। तो यहाँ पर भी जो इकोनॉमिक टेरिटरी लगेगी वो किसकी लगेगी? डेनमार्क की लगेगी। तो इस तरीके से जो है आप समझें कि इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होती है, ठीक है? फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, तो इसमें क्या आता है? कांसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट और कांसेप्ट ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे प्रोडक्ट के उससे देखा जाएगा कि ये एक होता है हमारा राष्ट्रीय उत्पाद, है ना? और एक हमारा होता है घरेलू, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि इसमें ये है कि प्रोडक्शन यूनिट्स लोकेटेड विदिन द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑपरेटेड बाय बोथ रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, यानी कि इकोनॉमिक टेरिटरी में मतलब निवासियों और गैर निवासियों द्वारा जो भी आर्थिक क्षेत्र के भीतर-भीतर उत्पादन इकाइयाँ रहती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, है ना? सीधा-सा मतलब ये है कि ये जैसे कोई पार्ट है, ये जैसे कोई कंट्री हो गई, अब इसमें कोई यूएसए का है, ठीक है? इसमें कोई इंडिया का है, इसमें चाइना का है, और ये मैप हमारे भारत का है। ये मतलब ये जो बक्सा है ये इंडिया है।
तो यहाँ पे जो यूएसए के बंदे, यूएसए के नागरिक जो भी उत्पाद करेंगे, चाइना के जो भी उत्पाद करेंगे और इंडिया के जो भी उत्पाद करेंगे, इन तीनों के उत्पाद को डोमेस्टिक प्रोडक्ट में शामिल किया जाता है। ठीक है। वहीं अगर हम राष्ट्रीय उत्पाद की बात करें तो राष्ट्रीय उत्पाद में ये रहता है कि केवल और केवल जो उस देश के नागरिक होते हैं उन्हीं के ही उत्पाद को शामिल किया जाता है ना। जैसे कि अगेन ये मान लीजिए कोई देश है और इसमें यूएसए है, ठीक है, इसमें ऑस्ट्रेलिया है, इसमें चाइना है, ठीक है, मान मान लीजिए, और दूसरे कंट्रीज भी हैं, तो क्या होगा, और ये एक कंट्री है, ठीक है, ये मान लो कि ये ऑस्ट्रेलिया ही है और ये यूएसए है। तो होगा ये कि जैसे यूएसए के लोग यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आके कुछ भी अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो जब नेशनल प्रोडक्ट की बारी आएगी तब इसको माइनस कर दिया जाएगा और इसको उठा करके किस में प्लस कर दिया जाएगा, इसको यूएसए के प्रोडक्ट्स में प्लस कर दिया जाएगा, क्योंकि यूएसए के लोग ही उसको आ, उत्पाद कर रहे हैं। और यहाँ पे राष्ट्रीय प्रोडक्ट की बात हो रही है, यानी कि नेशनल प्रोडक्ट, राष्ट्रीय उत्पाद की बात हो रही है, तभी ऐसा होगा। और जब डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात होगी तब कोई भी कंट्री का कोई भी हो, तब जो उस भौगोलिक सीमा के भीतर है, यहाँ पे आर्थिक आर्थिक क्षेत्र, ये डोमेस्टिक टेरिटरी थोड़ा गलत हो गया है यहाँ पे, वो सॉरी इकोनॉमिक टेरिटरी गलत हो गया है ना, यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी आया, वो सॉरी जियोग्राफिकल टेरिटरी आना था यहाँ पे, और यहाँ पे इकोनॉमिक टेरिटरी यूज होना था, ये वैसे लिखा भी है यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा बस आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जियोग्राफिकल टेरिटरी आएगा, जियोग्राफिकल, ठीक है। अब ये जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम निकालते हैं, ठीक है, अगर हमें इन दोनों का डिफरेंस देखना है ना, डोमेस्टिक प्रोडक्ट और माइनस नेशनल प्रोडक्ट का अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो ये NFIA के नाम से निकलता है, ठीक है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट इज नोन एज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका हिंदी मेरे को पता नहीं है, इसलिए मैंने इसको इंग्लिश में ही लिखा है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि किसी कंट्री में, मतलब देश का उत्पादन, मतलब बाहर के लोग खुद का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है या फिर बाहर के लोगों की वजह से उसका उत्पादन ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जैसे हमें जीडीपी दिया रहता है ना, जीडीपी दिया रहता है, और अगर आपको जीएनपी पे जाना है ना, अब इसमें वही नेशनल प्रोडक्ट और ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट वाला है, तो डोमेस्टिक में से हम एनएफआईए को माइनस करेंगे, तो हम कौन से इस पे पहुंच जाएंगे, हम नेशनल प्रोडक्ट पे पहुंच जाएंगे। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला रहता है इसका, नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस एनएफआईए, है ना, प्लस नेशनल प्रोडक्ट निकालते हैं तो हम जो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस एनएफआईए करते हैं। अब ये जो प्लस एनएफआईए कर रहे हैं ना, ये डिपेंड करेगा कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपके यहाँ सामान बनता कम है, ठीक है, अगर आपके यहाँ सरप्लस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, और अगर आपके यहाँ डेफिसिट है तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है, मतलब ये तो इतना इतना ज़्यादा वैसे है भी नहीं, आपको तो बेसिकली ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट के बारे में समझना था, जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। बाकी ये एक छोटा सा फॉर्मूला है नीचे, इसको ध्यान रखिएगा कि नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस एनएफ प्लस एनएफआई है, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई। अब तीसरा जो आता है वो कौन सा आता है, रेसिडेंट का, कि कंसेप्ट ऑफ रेसिडेंट क्या होता है। तो एक एक व्यक्ति या फिर कोई व्यक्ति रेसिडेंट वो होता है जिसकी इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट है ना, यानी कि आर्थिक गतिविधियां जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है उसका जिस देश में रहता है, यानी कि सामान्य निवासी वह है जो सामान्यतः संबंधित देश में निवास करता है और जिसका आर्थिक हित का केंद्र उस देश में है, आर्थिक हित का केंद्र उस देश में है। जैसे कि आर्थिक हित का केंद्र हमारा अगर भारत में है तो वो भारत का रेसिडेंट हो गया, किसी का चाइना में है तो वो चाइना का रेसिडेंट है, किसी का यूएसए में है तो वो यूएसए का रेसिडेंट। वहीं अगर आप पॉलिटिक्स वगैरह में अगर देखेंगे तो पॉलिटिक्स में है ना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़े अलग अलग हैं, मतलब एक जगह आपको 365 डेज में मिलेगा कि अगर वो इतने दिन रह रहा है तो वो नॉर्मल रेसिडेंट है, एक जगह आपको 6 मंथ मिलेंगे तो वो अलग है। तो वो पॉलिटिक्स के हिसाब से, यहाँ पे हम जो है इकोनॉमिक्स के संदर्भ में इसको देख रहे हैं कि वह किस देश का है और उसका आर्थिक हित किस देश में विद्यमान है, उसके हिसाब से उसकी जो रेसिडेंसी है वो तय होती है। अब नॉर्मल रेसिडेंट में कौन कौन इंक्लूड हो सकता है, सिटीजन और इंस्टीट्यूशन ऑफ ए कंट्री हु नॉर्मली रिसाइड एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज विद इन द कंट्री, ठीक है। दूसरा कौन होता है, जो सिटीजन ऑफ अदर कंट्री हु कंटिन्यू टू लिव इन अवर कंट्री फॉर अ पीरियड मोर देन 1 ईयर,
एक एक साल से अगर ज़्यादा कोई रह रहा है, वो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज़ विदिन आवर कंट्री। ठीक है? अन्य देश के नागरिक जो 1 वर्ष से अधिक समय तक हमारे देश में रहते हैं और जिनके आर्थिक हित का केंद्र हमारे देश में ही, मतलब हैं भले ही दूसरी जगह के, मगर 1 साल से ज़्यादा हमारे यहाँ रह रहे हैं और उनका जो आर्थिक हित है, ठीक है? ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो भी हमारे पास है, हमारे ही देश में। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलेंगे? रेसिडेंट बोलेंगे। तीसरा कौन होता है? विश्व बैंक और आईएमएफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में काम करने वाले हमारे देश के नागरिक, है ना? जैसे आप वर्ल्ड बैंक है, तो वर्ल्ड बैंक की चीफ एक एक कोई सा पद है जिसमें हमारी इंडिया की है, आशा लता कांत या आशा कांत ऐसा कुछ नाम है वो मैडम का। तो वो कौन है? वो भारतीय नागरिक कहलाई, ठीक है? ये एक छोटा-सा कांसेप्ट था किसको लेकर के? रेसिडेंट को लेकर के कि रेसिडेंट कौन होते हैं? ठीक है, अब ये तीनों चीज़ हमने इसलिए देखी क्योंकि जब हम जीडीपी और नेशनल इनकम की डेफिनिशन वगैरह देखेंगे तो ये तीनों वर्ड्स उसमें यूज़ होंगे। तो हम वहाँ पे भी इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल टर्मिनोलॉजीज़ थी। ये इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होती है यानी कि आर्थिक क्षेत्र क्या होता है। फिर हमने देखा कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, एनएफआईए दोनों का डिफरेंस होता है। ठीक है? फिर हमने देखा कि रेसिडेंट कौन होता है। एक तो वही कोई देश का नागरिक और जिसका आर्थिक हित हमारे देश में है। एक वो जो 1 साल से हमारे यहाँ 1 साल से ज़्यादा हमारे यहाँ रह रहा है और उसका आर्थिक हित भी हमारे देश में है और किसी अच्छी खासी इंस्टीट्यूशन में कोई हमारे देश का नागरिक जो है उसमें कार्यरत है। तो वो तीनों के तीनों रेसिडेंट हम कहलाते हैं। अब आता है दूसरा चीज़ जिसको बहुत आपने सुना होगा, करंट ईयर क्या होता है और बेस ईयर क्या होता है, ठीक है? तो ये बेसिकली यूज़ कब होता है? ये बेसिकली होता है कि जब हम बात करते हैं ना कि जीडीपी एट करंट प्राइस, ठीक है? एंड और एक दूसरी होती है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, है ना? जीडीपी एट करंट प्राइस और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। तो तब इसके बारे में बात होती है, कांस्टेंट और करंट। ठीक है, जब करंट की बात हो रही होगी तो करंट में तो उसी उसी साल का जो करंट प्राइस चल रहा होता है ना, उसी को लेते हैं। तो करंट ईयर प्राइस को कैसे डिनोट किया जाता है? P1 से डिनोट किया जाता है और करंट ईयर की क्वांटिटी को Q1 से डिनोट किया जाता है। वह वर्ष वह वर्ष जिसके लिए सकल घरेलू उत्पाद की गणना की जाती है, वो क्या होता है? चालू वर्ष होता है। चालू वर्ष हमेशा बदलता रहता है, मतलब जैसे अभी के लिए चालू वर्ष क्या होगा? अभी के लिए करंट ईयर होगा हमारा 2022 और 23। वहीं मार्च, फरवरी इसी साल जब हम जनवरी, फरवरी में थे, तब के लिए करंट करंट ईयर क्या था? 2021 और 22 था। तो ये चेंज होता रहता है। तो इसके लिए जो वर्तमान वार्षिक वर्ष मूल्य है, उसको डिनोशन का ऐसे होता है, इसको हम Q1 से बताते हैं और उस वर्ष में जो उत्पादन हुआ है, उस उत्पादन को हम Q1 से दिखाते हैं। P1 से प्राइस दिखाते हैं, Q1 से क्वांटिटी। अब आधार वर्ष क्या होता है? तो आधार वर्ष होता है ईयर ऑफ, ये पीएफ हो गया, ये ऑफ है, ठीक है? ऑफ द ईयर ऑफ रेफरेंस और कंपैरिजन हुज प्राइस आर यूज्ड टू मेजर द रियल जीडीपी ऑफ करंट ईयर, है ना? वर्तमान यानी कि चालू वर्ष की रियल जीडीपी यानी कि वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए हम बेस ईयर, हम जिस ईयर का प्रयूस युग यूज करते हैं उसको हम बेस ईयर कहते हैं, ठीक है? संदर्भ या तुलना का वर्ष जिसका मूल्य चालू वर्ष के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। अब इसमें जो आधार वर्ष का मूल्य है यानी कि स्थिर मूल्य है उसको P0 से और जो आधार वर्ष की मात्रा यानी कि क्वांटिटी है उसको हम Q0 से डिनोट करते हैं। ठीक है? आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि करंट के लिए जब भी यूज़ होगा, करंट के लिए जब भी प्राइस यूज़ होगा तो उसके लिए P1 यूज़ होगा और क्वांटिटी यानी कि उत्पादन कितना किया है, इसके लिए आप जब भी यूज़ करेंगे तो हम Q1 यूज़ करेंगे। और जब भी बेस ईयर की बात आएगी तो बेस ईयर में प्राइस क्या हो जाएगा? P0 हो जाएगा और क्वांटिटी कितनी यूज़ करेंगे? हम Q0 यूज़ करेंगे। ठीक है? तो ये एक छोटा-सा कांसेप्ट था जो हम आगे अभी देखेंगे क्योंकि अभी हम आगे है ना नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी इसको समझेंगे और कैसे इसको कैलकुलेट का फ़ॉर्मूला वगैरह भी। फिर हमारा आता है कि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, ठीक है? यानी कि नाम मात्र जीडीपी क्या होता है? तो जब जीडीपी व्हेन द जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ करंट प्राइस यानी कि वर्तमान मूल्य के आधार पर जब हम जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं तो उसको हम नाम मात्र जीडीपी कहते हैं। जब किसी देश की जीडीपी की गणना मौजूदा कीमत के आधार पर की जाए, ठीक है? मौजूदा कीमत पे। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है जीडीपी निकालने का? Q1 इंटू P1। अब जैसे Q1 क्या है?
क्वांटिटी है, P1 क्या है, प्राइस है। अब नॉमिनल नॉमिनल जीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं कि इसको हम जीडीपी एट करंट प्राइस भी कहते हैं, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे ये करंट प्राइस यूज होता है यहाँ पे, है ना। करंट प्राइस हमने देखा ही कि यहाँ पे करंट प्राइस यूज हो रहा है। फिर इट इज नॉट अ गुड इंडिकेटर, ये किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ को बताने के लिए एक अच्छा इंडिकेटर नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसमें क्या यूज हो रहा है, इसमें यूज हो रहा है करंट प्राइस। और करंट प्राइस तो ऐसा है कि जैसे मान लीजिए किसी ईयर में, जैसे ईयर ये 1 है और ये ईयर 2 है। अब फॉर्मूला जैसे आपको पता ही है कि Q1 और P1 है, Q1 इंटू P1 है। अब हो सकता है कि उत्पादन आपका ईयर 1 में 10 हो और उसी साल में जो प्राइस है उस कीमत की, उस उत्पाद की, वो 10 रुपए है, तो आपकी जीडीपी कितनी होगी, 100, है ना। अब जैसे ही दूसरा साल आया तो दूसरा साल में आपका उत्पादन तो बढ़ा नहीं, उत्पादन तो 10 का 10 ही है, ठीक है। अज्यूम कर रहे हैं ये सारी चीज हम। मगर प्राइस और इन्फ्लेशन के कारण हुआ क्या कि उसका जो कीमत है वो बढ़ गई, कितनी, 15 हो गई। तो आपकी जीडीपी कितनी हो गई, 150 रुपये हो गई, है ना। आपकी कीमत, आपकी जीडीपी कितनी हो गई, 150 रुपये हो गई। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि आपकी ईयर ईयर 1 से ईयर 2 में जब आप आएंगे तो आपको क्या दिख रहा है कि आपकी जीडीपी कितनी बढ़ी है, आपकी जीडीपी 50 रुपये बढ़ गई है। मगर क्या वास्तविकता में आपकी जीडीपी 50 रुपये बढ़ी है? आपका जो उत्पादन मटेरियल है, उत्पाद है, वो तो आउटपुट है जो इकोनॉमी का, वो तो 10 ही है। अब ये जो 50 रुपये का जो अंतर आया है ये तो प्राइस के कारण आया है ना। इसलिए नॉमिनल जीडीपी जो होती है वो किसी भी अर्थव्यवस्था का अच्छा सूचक नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें प्राइस के कारण जो है उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलता है। और इसी को हटाने के लिए इकोनॉमिस्ट जो होते हैं, जैसे हमारे चैनल का नाम भी इकोनॉमिस्ट है, इसको इसी को सुधारने के लिए या इसी को क्या कह लें कि सही करने के लिए हम रियल जीडीपी का यूज करते हैं। अब रियल जीडीपी में क्या होता है कि मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन दी डोमेस्टिक, है ना, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर मेजर्ड एट द प्राइस ऑफ बेस ईयर। ठीक है, बेस ईयर के आधार पे हम किसी ईयर का अगर जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम रियल जीडीपी कहते हैं, है ना। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य आधार वर्ष की कीमत पर मापा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो क्वांटिटी होती है ना, मतलब जैसे जब भी अगर आप रियल जीडीपी कैलकुलेट करोगे तो जो क्वांटिटी होती है वो तो हम करंट ईयर की लेंगे, है ना। अगर क्वांटिटी अगर हम करंट ईयर की नहीं लेंगे तो हम जिस ईयर का जीडीपी निकाल रहे हैं वो थोड़ी ना हमें पता चलेगा, क्योंकि आपने लिया ही नहीं है, ठीक है। क्वांटिटी हमेशा करंट ईयर की ली जाएगी और जो प्राइस होता है, जो प्राइस होता है वो बेस ईयर वाला, बेस ईयर का हम प्राइस लेंगे, ठीक है। बेस ईयर का हम प्राइस लेते हैं, तब जाकर के हमारी रियल जीडीपी निकलती है। तो इससे हेल्प क्या मिलती है कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, तो जीडीपी, एक तो इसको हम जीडीपी एक कांस्टेंट प्राइस भी कहते हैं और इसे हम बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ भी बोलते हैं, ठीक है। अभी हम इसको एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे ये पॉसिबल है, क्यों रियल जीडीपी को गुड इंडिकेटर माना जाता है व आर्थिक विकास का बेहतर संकेतक क्यों माना जाता है। ये अभी हम एक एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करें, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि जीडीपी ये, तो मैं एक छोटे से मीम है जो मैंने बना दिए थे मतलब मैंने क्या बनाया था, ये मैंने कॉपी पेस्ट मारा है गूगल पे से। एक रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल ऐसी दिखती है, रियल ऐसी। अब देखिए, अब जैसे कि आप सबको पता ही है कि हमारे यहाँ भारत में अभी जो बेस ईयर चल रहा है वो चेंज होकर के कितना हो गया है, 2011-12 का बेस ईयर हम यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने, अब ये जो है वो दूसरी चीज है। एक है करंट ईयर जो हमारा 22-23 चल रहा है, इसमें केस 1 है, ठीक है, और एक केस 2 है, ठीक है। अब चूंकि अब ये दोनों जो है वो नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, ये नॉमिनल जीडीपी के एग्जाम्पल है। अब हम क्या निकालेंगे, इस केस 1 और केस 2 की हम निकालेंगे रियल जीडीपी, ठीक है, रियल जीडीपी हम निकालेंगे। तो देखिए केस 1 में अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, C1 में अगर हम देखें तो हमारा जो उत्पादन है वो 100 है, ठीक है, केस 1 में। और हमारा जो प्राइस है वो यहाँ पे 20 है। मगर हम क्या करेंगे, हम बेस ईयर वाला प्राइस लेंगे क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से यही है। तो कितना आता है, केस 1 के हिसाब से हमारा जो जीडीपी है वो कितना आ रहा है, ₹100 आ रहा है। और अगर हम इसको कंपेयर करें
ठीक है। अगर हम इसको कंपेयर करें किससे, 2011-12 से, यानी कि बेस ईयर से अगर कंपेयर करें, तो उस टाइम पे हमारी जीडीपी कितनी थी, उस टाइम पे भी हमारी जीडीपी 1 ही हजार थी। तो देखने में हमें क्या पता चलता है कि 0% की ग्रोथ हुई है, क्योंकि उस टाइम पे भी हमारा उस टाइम पे भी हमारा 1000 जीडीपी जो है वो 1000 रुपए का बन रहा था, और अभी भी हमारा 1000 रुपए का ही बन रहा है। मगर मगर अगर जब हम केस टू के हिसाब से अगर कंपेयर करें, हाँ, केस टू में क्या हुआ है, केस टू में क्वांटिटी हो गई है 200, और प्राइस हमारी कितनी है बेस ईयर की अगर हम लेंगे। अच्छा, हम बेस ईयर की इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं रियल जीडीपी। ठीक है, रियल जीडीपी में हमने देखा है कि हम क्वांटिटी तो उसी ईयर का लेते हैं, करंट ईयर का लेते हैं, मगर जो प्राइस होता है, प्राइस हम लेते हैं कौन सा, बेस ईयर का। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्वांटिटी 200 है, और बेस ईयर का प्राइस अगर हम लेंगे तो 10 रुपए है, तो जीडीपी हमारी कितनी आ रही है, 200 रुपए, 2000 रुपए की हमारी जीडीपी बन रही है। और जब हम इसको कंपेयर करते हैं किससे, बेस ईयर से, तो बेस ईयर से कंपेयर करने पे हम क्या पाते हैं कि उस टाइम पे हमारी जीडीपी थी कितनी, 1000 रुपए। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारी जीडीपी ग्रोथ कितनी हुई है, तो हमारी केस में जो जीडीपी ग्रोथ हुई है वो 100% हुई है। ठीक है, तो ये एक फायदा रहता है इसका, क्या बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का। अब आपको मेरे ख्याल से ये मीम भी जो मैंने डाले हैं ये ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ रहे होंगे कि क्या मैं कहना चाह रहा था यहाँ पे, है ना। वैसे ही अगर आप नॉर्मली करेक्ट देखेंगे तो मतलब अगर करंट प्राइस के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 100 है, तो करंट प्राइस हो गई वो 200 हो गई है, तो जीडीपी बढ़ के कितनी हो गई, 200, 2000 हो गई। और बेस ईयर में कितनी थी, 100 थी, और प्राइस कितना था, 10 था, जीडीपी कितनी हो गई, 1000 हो गई। तो देख के आपको क्या लगेगा यहाँ पे कि यार यार ये तो 1000 रुपए की हमारी जीडीपी बढ़ गई है, मगर ऐसा वास्तविकता है क्या, नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो दस दस रुपए ये जो जीडीपी हमें बढ़ती हुई दिख रही है वो क्यों दिख रही है, प्राइस के कारण बढ़ी है वो, ना कि क्वांटिटी के कारण। किसके कारण हो रहा है, वो प्राइस के कारण। वहीं अगर इसको हम अगर इस वाले को, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, है ना, वहीं अगर हम इस वाली को इससे कंपेयर करें और इसी प्राइस पे अगर कंपेयर करें तो देखो यहाँ पे क्वांटिटी भी बढ़ी है और साथ ही साथ प्राइस भी बढ़ा है। तो जीडीपी कितनी हो गई है, 4000। अब 4000 की तुलना अगर हम इस 1000 से करें तो हम क्या पाएंगे कि लगभग 300% हमारी जीडीपी बढ़ी है। मगर ऐसा है क्या, ऐसा नहीं है, क्योंकि क्वांटिटी तो हमारी डबल ही हुई है, मगर जो प्राइस है वो तो 3 गुना हो गया ना। यहाँ पे 10 रुपए थी, यहाँ पे प्राइस कितनी हो गई, 40 हो गई। तो यहाँ पे एक चीज और आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये इतना तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया होगा ना तो थोड़ा सा भाई बैक, थोड़ा यूं 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 दबा करके, है ना, थोड़ा 10 सेकंड 20 सेकंड पीछे चले जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जब हम नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं, है ना, जब हम नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि अ, दो चांसेस बनते हैं। एक एक केस क्या बनता है कि चेंज इन प्राइस, अच्छा चेंज इन प्राइस तो होगा ही, चेंज इन प्राइस तो होगा ही, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी रहती है। एक कौन सी फिस्कल पॉलिसी बनाती है गवर्नमेंट, एक कौन सी बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। ये कौन बनाती है, ये सेंट्रल बैंक बनाता है, किसी भी देश का सेंट्रल बैंक बनाता है। तो ये क्या करेगी, ये अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी, तो ये अपने, और गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने टैक्स बढ़ाएगी, उत्पादन बढ़ेगा, पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा, सारी चीजें होती हैं। तो इस चक्कर में प्राइस तो हमेशा बढ़ना ही है। तो जब भी नॉमिनल जीडीपी आप देखोगे ना, तो नॉमिनल जीडीपी में दो चीज तो होगी ही होगी, मतलब चेंज इन प्राइस, ये होगा ही होगा। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, नो चेंज, इसमें नो चेंज इन आउटपुट, इन आउटपुट, और यहाँ पे आउटपुट का मतलब क्वांटिटी से ही है। तो ये वाला जो एक केस बना है, ये कौन सा वाला बना है, हमारा ये वाला बना है। ठीक है, कि यहाँ पे प्राइस तो चेंज हो रहा है मगर क्वांटिटी उतना का उतना ही है। तो यहाँ तो आपको समझ में आ गया कि ये क्यों बेस्ट इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि प्राइस के कारण हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। वहीं दूसरा क्या आता है कि जो चेंज इन प्राइस तो हो रहा है मगर साथ ही साथ क्या हो रहा है, चेंज इन आउटपुट भी है ना, चेंज इन आउटपुट ऑल्सो। तो ये कौन सा केस है हमारा, ये हमारा दूसरा वाला केस हो गया, है ना। अब यहाँ पे केस कैसे दूसरा हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने क्वांटिटी भी 200 ले ली है और प्राइस भी हमारा बढ़ गया है। मगर अगर आप देखेंगे वास्तविकता में तो अगर कंपेयर करके देखेंगे तो हमें वैसा वाला रिजल्ट नहीं मिलेगा जैसा हम सोच रहे हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप ये
आपको देख के लग रहा होगा कि 4,000 हमारी जीडीपी हो गई है, मगर वास्तविकता में अगर आप देखेंगे तो हमारी ग्रोथ तो कितनी हुई है, केवल 100 जो हमने एक्स्ट्रा उत्पाद किया उसी के हिसाब से ग्रोथ हुई है। अब यहाँ आप इसके जैसे खुश हो जाओगे या फिर इसके जैसे पावरफुल बनने की कोशिश करोगे, मगर वास्तविकता में जब आप देखोगे आईना तो आपको ऐसा दिखेगा। ये ये देखोगे आप। तो ये चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलती है कि कैसे नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी कैसे चेंज कर देती है कोई सी भी फेनोमेना को। फिर इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर, यानी कि ये हिंदी में भी वही है, जीडीपी डिफ्लेटर। और ये इसका फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी अपन रियल जीडीपी इंटू 100। अगर आप करोगे ना तो आपको जीडीपी डिफ्लेटर पता चल जाएगा। अब जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है? तो इट शोज द चेंज इन जीडीपी ड्यू टू चेंज इन प्राइस लेवल, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। जीडीपी ड्यू टू चेंज इन प्राइस लेवल में चेंज होने के कारण जीडीपी में जो चेंज आता है उसको हम जीडीपी डिफ्लेटर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम साथ में प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है, यह मूल्य स्तर में परिवर्तन के कारण सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है ना, क्या है, यह मूल्य स्तर में परिवर्तन के कारण। और या हम कह सकते हैं कि यह एक मूल्य सूचकांक है जिसका उपयोग जीडीपी को वास्तविक जीडीपी में बदलने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, मतलब आप जीडीपी डिफ्लेटर अगर आपने निकाल लिया तो आप नॉमिनल जीडीपी से कहाँ जा सकते हो, आप रियल जीडीपी तक जा सकते हो। वो कैसे जा सकते हो कि आपने है ना एक तो फॉर्मूले से जीडीपी डिफ्लेटर निकाल लिया, फिर इसको नॉमिनल जीडीपी में से आप माइनस कर दो। माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रियल जीडीपी का रिजल्ट होता है। ठीक है, फिर आगे मैं एक चीज़ और बोलता हूँ कि आप है ना ये यहाँ पे थोड़ा जीडीपी डिफ्लेक्टर को ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्या है कि हमें लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर कई बार अगर 3 नंबर में क्वेश्चन बन गया कि जीडीपी डिफ्लेक्टर 3 नंबर में लेकर जाओ, तो लिखने के लिए हमारे पास कुछ तो हो। फिर आगे क्या होता है कि जीडीपी डिफ्लेक्टर अगर 100 से अधिक है तो इसका मतलब है कि कीमत का कुल स्तर चालू वर्ष के आधार वर्ष से बढ़ गया है। चालू वर्ष में आधार वर्ष से, ठीक है, चालू वर्ष में आधार वर्ष से बढ़ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जीडीपी डिफ्लेक्टर दिया हुआ है जो कि क्या है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं। हम यहाँ पे ये जो हमने ऊपर देखा था ना, हम इसी का ही फॉर्मूला रख लेते हैं। ठीक है, हम इसी का ही फॉर्मूला रख लेते हैं। कैसे रखेंगे कि देखो ये दो केसेस लेंगे यहाँ पे भी हम। ठीक है, एक केस में क्या है, हमारी नॉमिनल जीडीपी 4,000 है, और एक केस में हमारी नॉमिनल जीडीपी कितनी है, एक केस में 2,000 है और एक केस में 4,000 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, केस 1 में है कितनी, 2,000, और केस 2 में कितनी है, 4,000। ठीक है, फिर एक मिनट, थोड़ा ये साफ कर देता हूँ। फिर फिर उसके बाद जो हम रियल जीडीपी देखेंगे, तो रियल जीडीपी कैसे निकालते हैं, क्वांटिटी तो उसी ईयर की होगी करंट प्राइस की, इंटू हम किससे करेंगे, बेस ईयर के प्राइस से। तो बेस ईयर का प्राइस यहाँ पे कितना है, 10 है। ठीक है, बेस ईयर का प्राइस कितना है, 10 रुपये है, तो यहाँ पे हम 10 रुपये लेंगे। और क्वांटिटी कितनी लेंगे, केस 1 में 100 है, केस 2 में कितनी है, 200 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम रियल जीडीपी देखें, रियल जीडीपी केस 1। ठीक है, केस 1 में कितनी आएगी, 100 क्वांटिटी थी। ठीक है, और बेस ईयर का प्राइस कितना था, 10, तो हमारी जीडीपी कितनी हो जाएगी, 1,000। और फिर केस 2 में हमारी क्वांटिटी कितनी है, 200 है, और बेस ईयर का प्राइस कितना है, 10, तो जीडीपी हमारी कितनी हो गई, 2,000। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे तुलना करेंगे। अब नॉमिनल केस 1 में देखेंगे तो नॉमिनल जीडीपी कितनी है, 2,000, अपॉन रियल जीडीपी कितनी आ रही है हमारी, 1,000, इंटू करेंगे हम किससे, 100 से। तो कितना आएगा, इसको इसको काटेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 200, यानी कि कितना आ रहा है, 200%। तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो बेस ईयर का प्राइस था, ठीक है, यानी कि बेस ईयर का प्राइस हमारा 10 रुपये था, इसकी तुलना में जो जैसे कि ये है, अगर जीडीपी डिफ्लेटर 100 से अधिक है तो इसका मतलब है कि कीमत का कुल स्तर चालू वर्ष के आधार वर्ष से
बढ़ गया है। तो आधार वर्ष कितना था? 10 था। और अभी कितना आ रहा है हमारा? 200% आ रहा है। तो 10 का अगर आप जब 200% निकालोगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। तो ये 20 क्या है? ये प्राइस, चेंज इन प्राइस लेवल है। ठीक है, चेंज इन प्राइस लेवल है ये। ठीक है, ये हो गया कौन सा? केस वन हो गया। समझ में आया ना? क्योंकि देखो पहले तो ये इतना तो समझ में आ ही गया होगा, ये फॉर्मूला है। फिर ये फॉर्मूला के हिसाब से हमने अपनी वैल्यू पुट कर दी। तो कितनी आ रही है? 200% आया है हमारा। ठीक है, अभी एक मिनट, है ना? हमारा कितना आया था? 200% आया था। अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि बेस ईयर के हिसाब से, इंक्रीज फ्रॉम द बेस ईयर। तो अब हमें बेस ईयर के हिसाब से निकालना है कि वर्तमान में कितना मूल्य होगा। तो हम क्या करेंगे? 200 निकालना है, और हमें निकालना कितना है? 200% निकाल के देखना है कि कितना होता है। और किसका निकालना है? 100, इसका ही निकालना है। 10 का निकालना है। तो इससे ये कैंसिल होगा। 10 टू से कितना होता है? 20 होता है। और आप अगर पिछली स्लाइड में देखोगे तो आप ये देखिए, पहले से ही लिखा हुआ है यहाँ पे कि केस वन के हिसाब से बेस प्राइस कितना है? 20 रुपए है। ठीक है, तो ऐसे करके जो है हमारा जीडीपी डिफ्लेटर, हम प्राइस की वैल्यू में जो चेंज होता है, चेंज इन जो प्राइस लेवल है, मूल्य के स्तर में जो परिवर्तन है, जीडीपी डिफ्लेटर हमें वही निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरे उसका भी देख लेंगे। एक मिनट मैं थोड़ा साफ कर दूं, फिर हम जो है इसको वैल्यू में पुट करके देखेंगे, है ना? अब ये हमने देख लिया। फिर फिर ये वाला जो केस है, ये वाला केस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो नॉर्मल नॉर्मल हो जाएगा सब, कि नॉमिनल जीडीपी 100 है, अपॉन रियल जीडीपी भी 100 है, 1000 है सॉरी, और इंटू 100, है ना? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, ये वाला जो है ये हमारा बेस ईयर है। ठीक है, और ये हमारा क्या है? ये नॉमिनल जीडीपी है। अब जो जो बेस ईयर का प्राइस है वो, अब जैसे बेस ईयर का ये क्या है हमारा? 100 क्वांटिटी है। इसको अगर हम जब 10 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 1000 जीडीपी आएगा हमारा। और 20 से करेंगे तो ये वाला हो गया। तो ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 0% हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, थोड़ा वैल्यू में दिक्कत हो गई है ना? थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पे, ये नंबरिंग्स को लेकर के थोड़ी गड़बड़ हो गई है। बाकी मगर ये है कि आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में कैसे हम जीडीपी डिफ्लेटर से निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर जो है हम ये भी देख लेते हैं अब कि जीडीपी डिफ्लेटर कैसे हेल्पफुल होता है। क्या? इन्फ्लेशन नापने के लिए। ठीक है, इन्फ्लेशन जो है दो तीन तरीके, एक तो जीडीपी डिफ्लेटर खुद है। ठीक है, एक है जीडीपी डिफ्लेटर लिखा ही हुआ है। एक होता है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और एक होता है डब्ल्यूपीआई। क्या होता है डब्ल्यूपीआई? होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो अभी हाल ही में क्या है हुआ है, गवर्नमेंट ने इसको चेंज करके, हम पहले जो है डब्ल्यूपीआई पे करते थे, अब जो है सीपीआई पे कर लगे हैं। और सीपीआई से ज़्यादा बेहतर होता है जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, इसके एक रीज़न, इसके मेरे एक आध रीज़न ये है कि जो जीडीपी डिफ्लेटर है, ये इकोनॉमी में जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, ये कंज्यूम सभी को ये इन्वॉल्व करता है, शामिल करता है। ठीक है, वहीं जो सीपीआई है, तो सीपीआई कुछ जो प्रोडक्ट होते हैं उनका एक बास्केट है, केवल उन्हीं को ही ये लेता है ना? जैसे अगर सीपीआई में 40 बास्केट का एक टोकरी बनी हुई है सीपीआई में, तो केवल 40 प्रोडक्ट्स के आधार पे ही हमें इन्फ्लेशन की गणना करके बताता है। जबकि जीडीपी डिफ्लेटर में ऐसा होता है कि इकोनॉमी में टोटल आउटपुट जितने भी होते हैं ना, टोटल जितना भी हो सकता है टोटल आउटपुट, उन सबको ये शामिल करता है। तो इसलिए जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है ना, वो ज़्यादा अच्छा मानक माना गया है इन्फ्लेशन को नापने का। ठीक है, अब जैसे कि हम सीपीआई की बात कर ही रहे थे, तो यहाँ पे मैंने सीपीआई के बारे में भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। वो ये है कि इट मेजर प्राइस चेंज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिटेलर बायर।
जो रिटेलर बायर होते हैं ना, उनके नज़रिए से ये हमें प्राइस चेंज के बारे में बताता है। ये सीपीआई के आंकड़े कौन देता है या कौन नापता है, तो ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस को देखता है। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक संस्था होती है एनएसएसओ और एक होती है सीएसओ। तो इन दोनों को मिला करके हाँ, गवर्नमेंट ने नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस को बनाया है। ठीक है, दूसरा क्या है कि सीपीआई जो है वो कैलकुलेट द डिफरेंस इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड सर्विसेज, कौन से, जैसे फूड हो गया, मेडिकल केयर हो गया, चिकित्सा देखभाल हो गया, शिक्षा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला हो गया, विच इंडियन कंज्यूमर्स बायर बाय बाय फॉर यूज। ठीक है, तो उन उन सारे उत्पादों को सीपीआई जो है कैलकुलेट करती है। फिर सीपीआई ने है सेवरल सब ग्रुप भी हैं सीपीआई के, जैसे कि कौन कौन से, इंक्लूडिंग फूड, और ये फ्यूल एंड लाइट, हाउसिंग एंड क्लोथिंग, बिल्डिंग एंड फुटवियर, इसके नाम से अलग से एक वो भी बना हुआ है सीपीआई का। तो सीपीआई जैसे अगर 3 नंबर में आ जाए ना, तो आपको तो पहला पॉइंट यही लिखना है कि ये खुदरा खरीदार के नजरिए से मूल परिवर्तन को मापता है। इसके आंकड़े एनएसएसओ द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इसमें गुड्स यानी कि वस्तु एवं सेवा दोनों को शामिल किया जाता है, जबकि डब्ल्यूपीआई है उसमें केवल सेवा को शामिल किया जाता है। हम आगे एक डिफरेंस भी देखेंगे इसका, आगे मैंने स्लाइड में डिफरेंस भी दिया हुआ है इसका। अब आगे क्या आता है कि सीपीआई जो है वो चार टाइप्स के होते हैं। इसमें पहला कौन सा होता है, सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर वर्कर, सॉरी एग्रीकल्चर लेबर, और सीआई फॉर रूरल लेबर, यानी कि सीपीआई फॉर आईडब्ल्यू, सीपीआई फॉर ईएल, सीपीआई फॉर आरएल। और फिर एक होता है सीपीआई रूरल अर्बन कॉम्बाइन, है ना, सीपीआई ग्रामीण शहरी संयुक्त। फिर ये यहाँ पे मैंने हिंदी में भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें से जो ऊपर की जो तीन है सीपीआई, यानी कि आईडब्ल्यू, एएल और आरएल, ये वाले जो तीन है आईडब्ल्यू, एएल और आरएल, इन तीनों को लेबर ब्यूरो निकालता है, जो कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। और जो चौथा वाला है, यानी कि ये सीपीआई रूरल ग्रामीण और शहरी कंबाइन वाला, इसको कौन निकालता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये निकालते हैं इसको। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको यूपीएससी के प्री में भी काम आ सकता है, और जैसे 5 नंबर में अगर लिखने को आ जाए तो उसमें भी आप ये वाले फैक्ट्स को यूज कर सकते हैं। बेसिकली क्या है कि कौन सी चीज कहाँ काम आ जाए हम नहीं कह सकते, तो ये वाली जो सारी चीजें है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। मतलब अगर आप स्टार बोलोगे ना, तो मैं तो कितने, 5 कर दो यहाँ पे, फिर इतना स्टार यहाँ पे जीतूं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। फिर बेस ईयर जो है सीपीआई के लिए, बेस ईयर 2 है। भारत सरकार ने 2017 में चेंज करके इसको 2012 बनाया था। मतलब 2017 के पहले पहले बेस ईयर दूसरा चलता था, 2017 में चेंज करा है हमने, इसको 2012 बनाया है। और हाल ही में क्या हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट ने अपनी रिलीज करी थी, और जो इंडस्ट्रियल वर्कर होते हैं ना, ये वाले सीपीआई फॉर आईडब्ल्यू, इनके लिए जो बेस ईयर है वो 2016 है। और ये किसने किया है, रोजगार मंत्रालय ने, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने। तो ये भी प्री के बेसिस पे एक फैक्ट है, जो आप ध्यान में रखिएगा, कहीं भी कभी भी कोई से भी एग्जाम पे में काम आ सकता है। ठीक है, फिर फिर आता है हमारा डब्ल्यूपीआई। ठीक है, ये एक छोटा सा डायग्राम, मतलब मेरे को मिला था। तो ये ये क्या है, आपकी फैक्ट्री है, ये होलसेल डिपॉजिट है। ठीक है, फैक्ट्री से उत्पाद बन के सीधे किस में जाता है, होलसेल में जाता है। अब होलसेल के लेवल पे डब्ल्यूपीआई काउंट किया जाता है। और फिर होलसेल क्या करता है, अलग अलग रिटेलर्स को बेचता है। रिटेलर्स कौन होते हैं, दुकानदार होते हैं। और फिर दुकानदार किसको बेचते हैं, हमें बेचते हैं। तो जब सीपीआई की गणना की जाती है, तो ये दोनों लेवल इन्वॉल्व होते हैं, और जब डब्ल्यूपीआई की गणना की जाती है तो ये लेवल इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। इस चार्ट से भी आप डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के बीच में डिफरेंस को देख सकते हैं। क्या पता कि डिफरेंस ही लिखने को आ जाए कभी 5 नंबर में कि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में क्या डिफरेंस हो। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, ये मेजर करता है चेंज इन प्राइस, यानी कि मूल्य में के परिवर्तन, केवल ये वस्तु, केवल देखिए यहाँ पे गुड्स लिखा हुआ है, गुड्स के मूल्य में परिवर्तन को होलसेल और बिजनेस के आधार पर जो चेंज होता है, परिवर्तन होता है, उसका मापन करता है। यह थोक व्यवसायों द्वारा अन्य व्यवसायों को थोक में बेचे और व्यापार किए गए सामानों की कीमत में परिवर्तन को मापता है। आर्थिक पब्लिश कौन करता है, ये इकोनॉमिक एडवाइजरी किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित होता है क्या, डब्ल्यूपीआई। ये भारत में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला मुद्रास्फीति संकेतक है।
ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पे इसको यूज़ करते हैं, मगर अब जो है मतलब आरबीआई तो अब सीपीआई का यूज़ करती है इन्फ्लेशन मापने के लिए, पहले नहीं तो वो भी डब्ल्यूपीआई का यूज़ करती थी। इस सूचकांक की प्रमुख आलोचना यह है कि आम जनता थोक मूल्य पर उत्पाद नहीं खरीदती है, ठीक है? मतलब आप एक चीज़ सोचिए ना कि हम जिस रेट पे कोई चीज़ खरीद रहे हैं, उस रेट पे वो देखते ही नहीं है। वो उसके पहले मतलब जैसे आपने अगर दुकानदार से खरीदा है, तो दुकानदार ने अपना प्रॉफ़िट जोड़ा होगा, उसमें टैक्स वग़ैरह लगे होंगे, दुकानदार ने होलसेल वाले से खरीदा होगा, तो होलसेल और दुकान के बीच में जाने वाला जो ट्रांज़ैक्शन ज़ोन होता है, उसमें भी जो प्राइस इन्वॉल्व हुआ होगा, वो भी उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। तो सीधे-सीधे फैक्ट्री से है, फैक्ट्री के बाद ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री से आपका उत्पाद गया और यहाँ पे वो होलसेल के माध्यम से इन्फ्लेशन नाप रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये यहाँ पर है ना, क्योंकि कंज़्यूमर के हाथ में उस रेट पे थोड़ी ना आ रहा है जिस रेट पे आप इन्फ्लेशन नाप रहे हो। बहुत बड़ी आलोचना की जाती है ये। तो हाल ही में इसको चेंज कर दिया गया है हालाँकि, इसलिए अब आरबीआई जो है सीपीआई का यूज़ करती है। तो अखिल भारतीय डब्ल्यूपीआई का मतलब ऑल इंडिया डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स का आधार वर्ष जो है 2004-5 से 2017 में 11-12 तक संशोधन किया गया है। ठीक है? सीपीआई में आधार वर्ष क्या है? सीपीआई में आधार वर्ष है 2012, ठीक है? डब्ल्यूपीआई में आप देख सकते हैं 2011-12 है। सीपीआई को कौन निकालता है? सीपीआई को लेबर मिनिस्ट्री निकालती है और मतलब मेनली तो आप लेबर मिनिस्ट्री को ध्यान रखिएगा क्योंकि सीपीआई में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की जो संयुक्त है, जो इस सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा निकाला जाता है, उससे ज़्यादा वेटेज लेबर वाले को दिया जाता है। तो सीपीआई मेनली किसके द्वारा कौन से मंत्रालय के है? लेबर मिनिस्ट्री के मंत्रालय। और जो थोक मूल्य सूचकांक है उसको कौन देखता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय देखता है। ठीक है? तो 2 डिफरेंस आपके यहीं हो गए। ठीक है? एक तीसरा डिफरेंस ये होता है कि डब्ल्यूपीआई में सर्विसेज़ इंक्लूडेड नहीं होती हैं, जबकि सीपीआई में सर्विसेज़ इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है? ये 2-3 डिफरेंस है, आगे वाली स्लाइड में भी है। ठीक है? जैसे कि यही है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई? तो डब्ल्यूपीआई ट्रैक इन्फ्लेशन एट द प्रोड्यूसर्स लेवल यानी कि ये जो है, ये उत्पादित स्तर पे मुद्रास्फीति का आकलन करता है, जबकि सीपीआई जो है, वो मूल्य में परिवर्तन के स्तर पर यानी कि कंज़्यूमर के लेवल पर, यानी कि उपभोक्ता के स्तर पर मुद्रास्फीति का मापन करता है। ठीक है? तो और फिर दूसरा क्या है? डब्ल्यूपीआई डज़ नॉट कैप्चर चेंज इन प्राइस ऑफ सर्विसेज़। सर्विसेज़ इसमें इंक्लूड नहीं होती जैसा कि अभी हमने पिछले पहले भी डिस्कस किया था, जबकि सीपीआई जो है वो करती है। डब्ल्यूपीआई में सबसे ज़्यादा वेटेज किसको है? सबसे ज़्यादा इसमें प्राथमिकता किसको दी गई है? तो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को दी गई है, जो कि कहाँ पे? जो सेकेंडरी सेक्टर में यूज़ होता है, जबकि सीपीआई में सबसे ज़्यादा वेटेज किसको दिया हुआ है? फूड आइटम्स को दिया हुआ है। इसके अलावा एक डिफरेंस ये भी आता है कि कितने आइटम्स इसमें कवर हैं। तो जो हमारा डब्ल्यूपीआई है उसमें 697 आइटम्स कवर हैं, जो कि हाल ही में जब जब 2017 में जब कमेटी बनी थी और इसके ये संशोधन वगैरह किए गए थे, तब इसको बढ़ाया गया था, नहीं तो उस टाइम पे इसके पहले इसमें कम हुआ करते थे। और जो सीपीआई है, जो सीपीआई ये है, इसमें टोटल अगर आप देखोगे तो 8, 10 एक 908 प्रोडक्ट हैं इसमें, है ना? इसमें कितने हैं? 697 है। 1 मिनट इरेज़ कर देता हूँ। इसमें टोटल 697 है और इसमें 448 ग्रामीण क्षेत्र के लिए और 460 शहरी क्षेत्र। तो ये एक बेसिक हमारी क्लासेस थी, ठीक है? फिर आखिरी में मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन भी रखे हुए हैं, जो कि यूपीएससी द्वारा ही पूछे गए थे। ये देखिए, विथ रेफरेंस टू विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The wholesale price index in India is available on monthly basis only. As compared to consumer price index for industrial worker, the WPI gives less weightage to food article. ठीक है? ये अभी हमने डिस्कस किया है। आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आप आंसर दे सकते हैं। मैंने सहूलियत के लिए ईयर भी लिखा हुआ है। अगर आपको दिक्कत हो तो आप ईयर के माध्यम से इसको नेट वगैरह पे भी चेक कर सकते हैं। ये 2020 का क्वेश्चन है। 2020 में ये वाला क्वेश्चन आया था। The weightage of food in consumer price index is higher than wholesale price index. ये देखिए आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके से ये रिपीट भी हुआ है, ये वाला स्टेटमेंट। अब ये नहीं है यार, मतलब यूपीएससी में ऐसा नहीं होता कि भाई ये तो डायरेक्ट रिपीट है ही नहीं, इनडायरेक्ट रिपीट होते हैं। अपना एमपीपीएससी नहीं है कि डायरेक्ट रिपीट कर दे, इनडायरेक्ट रिपीटेशन चलता है यहाँ पे। और दूसरा पॉइंट है, डब्ल्यूपीआई डज नॉट कैप्चर चेंज इन द प्राइस ऑफ सर्विसेज, जो कि सीपीआई करता है।
तीसरा क्या है, ये देखिए ये करंट अफेयर का क्वेश्चन जो मैं बार-बार आपको अपनी स्लाइड में बोल भी रहा था, वो यहाँ पे भी आ चुका है। द आरबीआई हैज़ अडॉप्टेड डब्ल्यूपीआई एज़ इट्स की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन एंड टू डिसाइड ऑन चेंजिंग द की पॉलिसी रेट। ठीक है? तो आप इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। आज के लिए मैं इतना ही देना चाहूँगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हाँ, मुझे सपोर्ट करें, कमेंट करें। अच्छा, अगर आप सब्सक्राइब अगर नहीं भी करना चाह रहे हैं तो कम से कम कमेंट करें और शेयर करें ये वीडियो जितना हो सके। कि प्लीज़ है ना, मुझे सपोर्ट करें इसके लिए, ताकि मैं आपके लिए और बेहतर वीडियोज़ लेकर आ सकूँ इकोनॉमिक्स के ऊपर। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।